नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, किसने बेकर लगाने का सुझाव दिया? डाल्टन, मसग्रेव, कैल्डार, फिलिप्स। तो कैल्डार ने बेकर लगाने का सुझाव दिया था। 1956 में गठित टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी, जिसके अध्यक्ष निकोलस कैल्डार थे, और इन्होंने पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर, व्यय कर एवं उपहार कर, 4 कर को लगाने की बात निकोलस कैल्डार ने 1956 में की थी। और गठित समिति का नाम था टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी। चारों कर याद रखने वाले हैं: पूंजी लाभ कर, संपत्ति कर, व्यय कर और उपहार कर। पूछा जाता है, पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, किसने अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैगनर, डाल्टन, हिक्स, मसग्रेव। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डाल्टन द्वारा किया गया था। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत के प्रतिपादन की अगर बात की जाए तो पीगू, डाल्टन, मसग्रेव और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव, इन अर्थशास्त्रियों को आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय जाता है। इसके अलावा पीगू के साथ एजवर्थ भी थे। पीगू के साथ में एजवर्थ भी सिद्धांत को दिया था। पीगू या एजवर्थ द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वह न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत था। इसके अलावा डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया। मसग्रेव ने बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण सिद्धांत दिया। इसे लोकवित्त का सिद्धांत भी कहा जाता है। मसग्रेव का जो सिद्धांत है इसको लोकवित्त का सिद्धांत भी कहा जाता है। और आर एन भार्गव ने अधिकतम शुद्ध कल्याण का सिद्धांत दिया था। मसग्रेव का जो सिद्धांत है, इस नियम के अनुसार समाज को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होता है जब कर से उत्पन्न सीमांत अनुपयोगिता सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। या कह सकते हैं सीमांत त्याग जब बराबर होता है इसके सीमांत लाभ के, तब मिलने वाली सीमांत उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत इसमें पूछा गया था, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है? पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त की कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं और सूची सेकंड में इन शब्दावलियों के जनक के बारे में पूछा गया है, या इन शब्दावलियों को किन अर्थशास्त्रियों ने दिया था उनसे मिलान करना है। तो राज्य की बढ़ती क्रियाओं का नियम एडोल्फ वैगनर ने दिया था। 1 का मिलेगा 2 से। विस्थापन प्रभाव वाइजमैन एवं पिकाक द्वारा दिया गया था। तो बी, ए का मिला है 2 से, बी मिलेगा वाइजमैन पिकाक, 3 में है, 3 हो जाएगा। सी, संघीय वित्त आर एन भार्गव से संबंधित है। सी, संघीय वित्त की अवधारणा जो है आर एन भार्गव ने दी थी, आर एन भार्गव 1 में है। और क्रियात्मक वित्त की अवधारणा ए पी लर्नर ने दिया था, ये सबको पता होगा। डी 4। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है देख लिया जाए। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ए में नहीं है, किसी बी के अलावा किसी में नहीं है, बी में है। तो 3 का बी सही है। 4, न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को किसने दिया?
तो न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को एजवर्थ, डाल्टन, मसग्रेव, कीन्स। तो एजवर्थ ने न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को दिया था। एजवर्थ और पीगू दोनों अर्थशास्त्रियों ने न्यूनतम त्याग के सिद्धांत को दिया था। डाल्टन ने अधिकतम कल्याण के सिद्धांत को दिया या अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को दिया, और मसग्रेव ने अधिकतम कल्याण निर्धारण से संबंधित बजट निर्धारण की बात की थी। वाइजमैन पिकाक परिकल्पना का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? निरीक्षण प्रभाव है, संकेंद्रण प्रभाव है, विस्थापन प्रभाव है, कराधान नहीं है वाइजमैन पिकाक परिकल्पना के सिद्धांत में। तो 5 का डी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, कागजी स्वर्ण है। एसडीआर कागजी रुपया जिसे सोने का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो, यूरोपीय बाजार की मुद्रा है, अरब देशों की विशेष मुद्रा है। तो कागजी स्वर्ण जो है एसडीआर को कहा जाता है। एसडीआर क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति या मुद्रा है जिसे आईएमएफ ने 1969 में सदस्य देशों के आधिकारिक जमा के पूरक के रूप में बनाया था। और एसडीआर का मूल्य जो है 5 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है, जिसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। अब 5 देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? अमेरिका का जो है वह है डॉलर, फ्रांस का वह है यूरो, चीन का रमनबी, जापान का येन, और ब्रिटिश का पाउंड स्टार्लिन है। ब्रिटिश का जो है पाउंड स्टार्लिन है। तो इस प्रकार से 5 देशों की मुद्रा जो है एसडीआर बास्केट में शामिल है। अमेरिका डॉलर, फ्रांस यूरो, चीन रनबिनी, जापान येन और ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिन। अगला विश्व व्यापार, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एसडीआर किसके द्वारा सृजित किया जाता है? तो एसडीआर अभी बताए आईएमएफ द्वारा 1969 में विकसित किया गया था। तो 7 का सही आंसर ए है। 8, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव हुआ किस वर्ष? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। 1 दिसंबर 1990, 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1995, 31 जनवरी 1994। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना या विश्व व्यापार की स्थापना गैट के अंतिम चरण की वार्ता जो उरुग्वे दौर के तहत हुई थी, जिसका समापन मार्केस घोषणा पत्र के तहत हुआ था। और इसी घोषणा पत्र के माध्यम से डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देश हैं। 164वां सदस्य जो है वह अफगानिस्तान है, और नगोजी आइकोंजी आइवियला वर्तमान में डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष हैं, जो नाइजीरिया निवासी हैं। तो 1 जनवरी 1995 सी ऑप्शन में है। 8 का सी सही है। 9, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना है? गैट, डब्ल्यूटीओ, यूरोपीय यूनियन, ओआईसीडी। तो डब्ल्यूटीओ उरुग्वे दौर के फलस्वरूप मार्केस घोषणा पत्र के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। 9 बी सही है। 10, संरचनात्मक समायोजन सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो संरचनात्मक समायोजन सुविधा आईएमएफ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। 29 देशों ने मिलकर आईएमएफ की स्थापना की थी, जिसका संस्थापक सदस्य भारत भी है। 1944 और 1945 से आईएमएफ ने कार्य करना चालू किया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अगर सदस्य देशों की बात की जाए, 190 सदस्य देश हैं वर्तमान में, और अंडोरा अंतिम सदस्यता लेने वाला देश है। उद्देश्य क्या है आईएमएफ के?
वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और भुगतान शेष की समस्या से निपटने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था कराना IMF का प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में प्रबंध निदेशक IMF के क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं और भारत की ओर से CEO गीता गोपीनाथ हैं। तो संरचनात्मक समायोजन सुविधा जो है वह ऋण से संबंधित है और IMF द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अंकटाड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? अंकटाड की स्थापना का व्यापार, सहयोग, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना इसका उद्देश्य है। और 195 सदस्य देश अंकटाड के सदस्य हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वह है WTO। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसकी स्थापना गैट के अंतिम चरण की वार्ता, उरुग्वे दौर की वार्ता के तहत मार्केज घोषणा पत्र के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष नगोंजी आइकोंजी आइवियला हैं और WTO के 164 सदस्य देश हैं वर्तमान में और अंतिम सदस्य देश जो है जिसने सदस्यता ली थी वह अफगानिस्तान है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है WTO है। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन 12 नंबर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? लौह अयस्क, मशीनरी, कपास, पेट्रोलियम। तो भारत जो है कपास का आयात नहीं करता है। वर्तमान में 2021-22 में आयात में पेट्रोलियम क्रूड पहले नंबर पे, सेकेंड नंबर पे सोना और थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम तेल था और निर्यात में पहले नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद, फिर मोती एवं बहुमूल्य रत्न, फिर तीसरे नंबर पर लौह एवं इस्पात का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण जो है कृषि है। अगला, मांग की लोच औसत आगम और सीमांत आगम के मध्य संबंध बताता है। तो मांग की लोच AR बराबर AR बटे EP, मांग की लोच बराबर AR बटे AR माइनस MR, यही संबंध बताता है। तो यह किस ऑप्शन में है? मांग की लोच बराबर AR बटे AR माइनस MR, यह ऑप्शन A में ही है। 15 का A सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार होता है 2 फर्मों वाले उद्योगों का, एकल फर्म उद्योग का, 3 फर्म वाले उद्योग का, बहुफर्म वाले उद्योग का। तो एकाधिकार जो है एकल फर्म उद्योग का होता है। 16 भी सही है। एकाधिकार की अवधारणा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा सर्वप्रथम दी गई थी। जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं ऐसी बाजार को एकाधिकार कहते हैं। एक विक्रेता होने पर क्या होता है? विक्रेता पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और एकाधिकार में प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव पाया जाता है। एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। गिफिन ने एकाधिकार की परिभाषा बताते हुए कहा, जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती हो ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। रॉबिन्सन ने क्या परिभाषा दी? रॉबिन्सन ने बताया, जिस बाजार की मांग लोच इकाई से कम होती है ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत हो या मांग की लोच इकाई से कम हो ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसका एकाधिकार होता है एकल फर्म उद्योग का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, विवेचनात्मक एकाधिकार में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में।
तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता में जो है फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता डी ऑप्शन में है। 17 डी सही है। 18 लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है? तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर, हार्ले, क्लार्क, नाइट। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जो है वह शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है केवल श्रम को, केवल भूमि को, केवल पूंजी को, सभी साधनों को। तो उत्पादन के सभी साधनों को आधुनिक लगान के अनुसार लगान मिलती है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा 19 का। 20 सार्वजनिक पुस्तकालय है, मुक्त वस्तु, योग्यता वस्तु, सामूहिक वस्तु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है योग्यता वस्तुएं हैं। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं जे.एस. मिल, वैगनर, मसग्रेव, माल्थस। तो द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक मसग्रेव हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। 22 बेसल मानक संबंधित है बैंकिंग से, सेवा क्षेत्र से, यातायात से, विनिर्माण क्षेत्र से। तो बेसल मानक जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। 22 ए सही है। 23 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ प्लस थी, ऐसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। और इस दायरे में 14 बैंकें आती थी उस समय। और आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और 1980 में एक बार फिर इंदिरा गवर्नमेंट में राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का किया गया, जिनकी कुल पूंजी जो है वह 200 करोड़ प्लस थी। ऐसी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। तो 3 बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1949, 66 और 69 1949, 69 और 80। सिडबी का मुख्यालय है कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, तेलंगाना, लखनऊ। तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला निम्न चित्र में प्रदर्शित है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन, कोई नहीं। तो इस चित्र में जो है आंशिक संतुलन की बात की गई है। 20 सही है। 25 26 यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, मुद्रा प्रत्यास्फीति, मुद्रास्फीति। सभी यदि कीमतों के साथ, यदि बेरोजगारी के साथ कीमत बढ़ती हैं तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति में बेरोजगारी जब साथ साथ पाई जाती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। 26 ए सही हो जाएगा।